हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और न्यूज़ की शुरुआत करेंगे दिन की बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज पत्रकार को गोली मारने के मामले में दिन भर खूब राजनीति हुई। कल देर रात गाजियाबाद के पत्रकार को बीच सड़क पर बदमाशों ने गोली मार दी थी। आरोप है कि छेड़खानी की शिकायत करने पर गुंडों ने पत्रकार को गोली मार दी। पत्रकार विक्रम जोशी की हालत अभी गंभीर है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि शिकायत पर पुलिस चुपचाप क्यों बैठी रही। अब इस गोलीकांड पर सियासत भी तेज हो गई है। उन्होंने एक साथ झुंड माला के घेरा था डबल टंकी के पास, लाला की दुकान के सामने हलवाई की, सिर में गोली मारी है। देर रात 10:30 बजे का वक्त। एक बाइक आती दिखती है। जानबूझकर उसके सामने एक शख्स आता है। बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और नीचे गिर जाती है। बाइक पर बैठे शख्स को कुछ लोग मारने लगते हैं। पीछे बैठा बच्चा वहां से भागने लगता है। महिला उसके पीछे भागती है। 4 लोग बाइक सवार को बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी ये शख्स आता है और सिर में गोली मार देता है। वो शख्स जमीन पर गिर जाता है और 5 हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। सरेराह गोली मारने की तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर की हैं। पत्रकार विक्रम जोशी को उनके घर के नजदीक भीड़भाड़ वाली सड़क पर 5 गुंडे पीटते हैं और फिर सिर में गोली मारकर चले जाते हैं। दिल दहला देने वाली इस घटना की वजह जानेंगे तो आप और हैरान रह जाएंगे। हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग, हमने विरोध करा उस चक्कर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद मैं एप्लीकेशन भी दी थाने के अंदर, देने के बाद 2-3 दिन के बाद गोली मार दी। सुना आपने, विक्रम जोशी ने पुलिस में भांजी से छेड़खानी की खबर दी थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि बीच सड़क पर गोली मारने में उन्हें डर नहीं लगा। रविवार को भांजी का जन्मदिन था। विक्रम जोशी बहन के घर आए थे। उसी दिन आरोपियों ने घर के बाहर बदतमीजी भी की तो विक्रम ने उन्हें भगा दिया था। विक्रम जोशी ने, मेरे भाई ने चौकी इंचार्ज को फोन करा है तो चौकी इंचार्ज बोले कि भैया तबीयत खराब है, कल सुबह बात करूंगा आपसे मैं। और उसके बाद फिर विक्रम बोला चलो भैया तो आप मुझसे कल सुबह बात कर लेना। नहीं, फिर उसके बाद रात को 10 बजे ये काम हो गया उसके साथ। सोमवार की रात को ही विक्रम जोशी घर से 2 बेटियों के साथ निकले थे। मारपीट के वक्त बेटियां गुहार लगाती रहीं कि पापा को छोड़ दो, लेकिन आरोपियों की हिम्मत देखिए कि बीच सड़क पर गोली मार दी। पुलिस को भी इस बात की फोन पर इत्तला दी थी, जिसके बाद मामला सुलटा और जब रात को करीब 9:30 बजे के आसपास ठीक इसी जगह से विक्रम अपनी दोनों बेटियों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी उन बदमाशों ने यहां पर विक्रम को रोक लिया, उनको बाइक से उतारा, मार पिटाई की और यहां पर ठीक इसी जगह पर उनके सर पे गोली मार दी। परिवार ने एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन को शिकायत की कॉपी दिखाई जो 4 दिन पहले की थी। अब पुलिस 5 आरोपियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है। कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास विक्रम जोशी ने शिकायत दी थी। अब पुलिस पीड़ित के परिवार से बात करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन गाजियाबाद जैसे शहर में इस भीषण गोलीकांड से राजनीति भी गर्म हो चुकी है। कि पुलिस में के संज्ञान में पूरा मामला होने के बावजूद गुंडे अपने मंसूबों पे सफल हो गए। कानून व्यवस्था चरमरा रही है। विक्रम जोशी का कसूर बस इतना था कि उन्होंने बदमाशों के खिलाफ आवाज उठाई थी। विजय जोशी को गोली मारने के बाद आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अपराधियों के मन में खौफ होने का जो दावा सरकार करती है, वो क्या गाजियाबाद की दहलीज पर आकर दम तोड़ देती है? देखिए, इस खबर पर पूरी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बड़ा सवाल है, देश की राजधानी से सटा हुआ शहर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। उसके बाद ये है पुलिसिया रवैया, पहले कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई?
देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये वारदात नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं है। पीड़ित परिवार पहले भी 2 बार शिकायत दे चुका है। जो विक्रम जोशी की बहन है, उनकी बेटी को ये जो बदमाश से अक्सर छेड़ा करते थे। आज हमारी जब उस बच्ची से भी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अक्सर पीछा करते थे। 4 दिन पहले भी इन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और कल भी जब ये जो लड़के थे इनके घर पर पहुंचे थे, झगड़ा किया था, बदतमीजी कर रहे थे, तब भी यहाँ पे चौकी इंचार्ज को जो विक्रम है उन्होंने खुद फोन किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि मंगलवार को हम सुबह देखते हैं तब कार्रवाई करेंगे। शायद पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, कदम उठाया होता तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। और यही वजह है कि आला अधिकारियों ने जो चौकी इंचार्ज और दूसरे पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया है, लेकिन एक्शन भी तब बाद में लिया है जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बिल्कुल, पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। वरुण, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, गाजियाबाद से पूरा अपडेट दे रहे थे। बहुत धन्यवाद वरुण। और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के मिंटो रोड आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली में आज फिर तेज बारिश हुई और एहतियाती तौर पर कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड पुल को दोनों ओर से ही बंद कर दिया गया। ये वही मिंटो ब्रिज है 2 दिन पहले जहां पर अंडरपास में पानी भरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी। हालांकि थोड़ी देर के बाद रास्ता खोल दिया गया है। सीधा आपको लेकर चलेंगे हमारे संवाददाता वरुण जैन अंकित के पास। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा। अंकित, मिंटो रोड पर 2 दिन पहले क्या हाल हुआ था हमने आज देखा। एहतियातन आज बंद तो किया गया, लेकिन ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल आदर्श, आज भी जब जो है थोड़ी सी बारिश हुई थी तो एहतियातन मिंटो रोड को बंद किया गया। ये अमूमन इस तरीके का होता नहीं है कि एहतियातन जरा सी बारिश हो, 10 से 15 मिनट की बारिश हो और एहतियातन किसी रास्ते को बंद कर दिया जाए, लेकिन मिंटो रोड का जो है वही हुआ है। हालांकि फिलहाल अभी ट्रैफिक यहाँ पर खुला हुआ है, देख सकते हैं कि दोनों तरफ से वाहन आ जा रहे हैं, लेकिन ये वो मिंटो रोड है जहां पर पिछले अगर आप जो है 3, 4, 5 दशकों की भी तस्वीर उठाएंगे बारिश के दौरान, तो अगर दिल्ली में बारिश हुई है तो यहाँ पर जल भराव होता है। यहाँ पर अक्सर जो बसें अभी जाती हुई दिख रही हैं, ये बसें थम जाती हैं और उनके यात्रियों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड का सहारा लेना पड़ता है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आज भी जब रविवार को जो घटना घटी थी उसके बाद में उसी से एक तरीके से सीख लेते हुए जरा सी बारिश हुई, मुश्किल से 15 मिनट की बारिश हुई थी। हालांकि बारिश तेज थी, इतना ज्यादा जलभराव भी नहीं हुआ था, लेकिन एहतियातन थोड़ा सा जलभराव होते ही इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। कहा यह गया कि रविवार को जिस तरीके की घटना हुई थी, अचानक जो पानी भर गया था, फ्लैश फ्लड टाइप से आया था, तो उसी से सीख लेते हुए आज ये एहतियाती कदम उठाया गया। इसीलिए एहतियातन कदम उठाया गया। एहतियातन कदम उठाना तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि अभी तक व्यवस्था पूरी दुरुस्त नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, कुव्यवस्था का जीता जागता स्मारक बन गया है दिल्ली का ये मिंटो ब्रिज, जिसका अंडरपास पिछले 30 साल से हर साल थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है। आज तो मिंटो रोड के अंडरपास डूबने से बच गया, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए जो आज सरकारों को बताएगी कि 30 साल में कौन कहां से कहां पहुंच गया और मिंटो रोड का अंडरपास आज भी डूब जाता है। साल पहले साल 1990 और 30 साल बाद 19 जुलाई साल 2020 दिल्ली के मिंटो रोड के अंडरपास की 2 तस्वीरें 30 साल की सरकारों के हाथों जनता को मिले विकास की गवाही देती हैं। वैसे सिर्फ 2 तस्वीरें ही नहीं, पिछले 30 साल में लगभग हर वर्ष कुछ मिलीमीटर की बारिश होते ही देश की राजधानी का मिंटो रोड अंडरपास डूब जाता है और डूबी हुई नजर आती है एक डीटीसी की बस भी। साल बदले, सरकारें बदली, लेकिन विकास के नाम पर विफलताओं का स्मारक बना मिंटो रोड अंडरपास खड़ा रहा। जैसे इस बार भी 19 जुलाई को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी केंद्र के अधीन आने वाली एनडीएमसी के इलाके में मिंटो रोड अंडरपास पर पानी भरा तो टेम्पो चलाने वाले कुंदन सिंह डूब गए और तैरता नजर आया सिस्टम का नाकारापन। 30 साल में क्या क्या बदला, लेकिन मिंटो ब्रिज का अंडरपास नहीं। देखते जाइए। 30 साल पहले डीटीसी की बसें डीजल से चलकर प्रदूषण फैलाती थीं। 30 साल बाद डीटीसी की बस सीएनजी से चलने लगी, लेकिन मिंटो ब्रिज का अंडरपास डीजल युग में भी डूबता था, सीएनजी युग में भी डूबता है। 30 साल पहले 1990 में तब नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के संयोजक थे। अब 2020 में प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। यानी रथ यात्रा के युग में भी मिंटो ब्रिज का अंडरपास डूबता था और अब राम मंदिर के युग में भी डूबता है।
अरविंद केजरीवाल 30 साल पहले 1990 में जमशेदपुर में टाटा स्टील की नौकरी कर रहे थे और 30 साल बाद 2020 में अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मिंटो रोड का अंडरपास केजरीवाल के नौकरी युग में भी डूबता था और केजरीवाल के सीएम युग में भी मिंटो रोड का अंडरपास डूबता है। 30 साल में देश की राजधानी दिल्ली में 8 प्रधानमंत्री बदले। 30 साल में देश में 11 सरकारें बदल गईं। 30 साल में दिल्ली में 5 सीएम 6 सरकारें बदल गईं। लेकिन एक सदी से दूसरी सदी आने के दौरान 3 दशक में मिंटो रोड का अंडरपास डूबना गवाही देता रहा कि विकास कहां कैसे डूबा रहता है। 1990 में $1 की कीमत 18 रुपए थी। 2020 में $1 की कीमत 74 रुपए के पार है। 30 साल में डॉलर की कीमत 56 रुपए बढ़ गई, लेकिन नहीं बदली दिल्ली के मिंटो रोड के बारिश में डूबने की तस्वीरें। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सब बदला, लेकिन नहीं बदला मिंटो रोड। न बदली हर साल तू मैं की राजनीति। मिंटो ब्रिज का जो इलाका है वो एनडीएमसी के अधीन आता है। एनडीएमसी की केंद्र सरकार के अधीन आती है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर सारी रेन वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन तो नगर निगम की हैं। दिल्ली सरकार की ड्रेन, रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन ही नहीं है। पिछले 6 साल से दिल्ली सरकार सिर्फ ब्लेम एमसीडी पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालती है, भारत सरकार पे डालती है, और उन्होंने कुछ नहीं किया 6 साल में। 6 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने एड शूट्स करे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। राजनीति क्यों होती है? क्योंकि विकास की चाबी एक एजेंसी के पास नहीं। मिंटो ब्रिज अंडरपास की जिम्मेदारी 4 विभागों के बीच बटी हुई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम अंडरपास के एक हिस्से की साफ सफाई का काम देखता है, ये बीजेपी के अधीन है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के पास अंडरपास के ड्रेनेज और रखरखाव की जिम्मेदारी है, ये केजरीवाल सरकार के अधीन है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी कनॉट प्लेस की तरफ से आने वाली सड़क की जिम्मेदारी निभाती है, जिसे साफ सफाई देखनी होती है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। और उत्तर रेलवे मिंटो ब्रिज के ऊपरी हिस्से के रखरखाव के साथ रेलवे ट्रैक और बाउंड्री वॉल बनाने और उसका देखरेख का जिम्मा रेलवे के पास है। बस इसीलिए 2 पार्टियों, 4 विभागों और 2 सरकारों के बीच गैर जिम्मेदारी में बंटकर हर बार मिंटो रोड का अंडरपास डूब जाता है और बताता है कि देश की राजधानी में वो सरकारों की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। एबीपी न्यूज की इसीलिए आज राय है, दिल्ली में कई एजेंसियों के बीच काम बटा होने से लापरवाही होती है। इसलिए जरूरी है कि एक विभाग, एक सरकार, एक एजेंसी के तहत जवाबदेही तय हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। और अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान में सरकार के संकट पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों को 3 दिन यानी 24 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। कोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। 24 जुलाई को ही हाईकोर्ट इस केस में अपना फैसला सुनाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और 24 जुलाई को आएगा फैसला, और तब तक स्पीकर को कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ आशीष सिंह जुड़े हुए हैं जयपुर से और मनीष शर्मा दोनों ही जुड़े हुए हैं। मनीष, कोर्ट से क्या अपडेट है पूरा? जी बिल्कुल आदर्श, कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि 24 जुलाई को इस मामले में फैसला आएगा और तब तक ये विधानसभा अध्यक्ष को कोई भी कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। यानी कुल मिलाकर सचिन पायलट गुट के तमाम विधायकों को अब ये कहा जा सकता है कि 24 जुलाई तक राहत मिल चुकी है। अब स्पीकर जो है जो भी कार्रवाई करेंगे वो कोर्ट के फैसले के बाद करेंगे। देखना ये होगा ये फैसला किसके पक्ष में आता है। जी आदर्श। जी मनीष, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मनीष शर्मा बता रहे थे कोर्ट का क्या कुछ अपडेट था। आशीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, और इस बीच अहम कैबिनेट बैठक भी चल रही है। सवाल यह है कि जो मीटिंग का तय एजेंडा है वो तो है, लेकिन क्या जो वर्तमान राजनीतिक हालात है इस कैबिनेट बैठक में उस पर भी कुछ चर्चा हो रही है?
देखिए, मुझे लगता है कि जिस एजेंडा की आप बात कर रहे हैं, आदर्श, आपका कहना बिल्कुल सही है। वो सिर्फ दिखाने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बताया गया है। मुख्य मुद्दा निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की, जो राजस्थान की फिलहाल राजनीति है उसकी उसी पर फोकस्ड होगा। ये कैबिनेट की बैठक करीबन 10-15 मिनट पहले शुरू हो गई है। मुझे लगता है सबसे क्रूशियल ये देखना कि फ्लोर टेस्ट को लेकर के कहीं कोई राय बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि कोर्ट क्या फैसला करता है, गहलोत के पक्ष में आता है मुख्यमंत्री के या उनके विरुद्ध जाता है, वो बड़ा मैटर करेगा इस सरकार को सस्टेन करने के लिए। बड़ा टच एंड गो सी सिचुएशन हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि कैबिनेट में इस बात को लेकर के व्यू जरूर लिया जाएगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे फ्लोर टेस्ट लिया जाए, नहीं लिया जाए, और अगर अभी ना लिया जाए तो हाईकोर्ट का फैसला अगर विपरीत जाता है और सरकार के पक्ष में नहीं आता तो वैसे में क्या रुख इख्तियार करना है। बिल्कुल, क्या कुछ आगे की स्ट्रैटेजी होगी ये तय करना बहुत अहम है वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में। बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए, न्यूज़ग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं त्रिपुरा के सीएम की। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव ने अपने उस बयान पर माफी मांग ली है जिसमें उन्होंने पंजाबियों और जाटों के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट किया है, अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहा हूं। तो बिप्लब देव ने जो कुछ कहा था उस पर उन्होंने माफी मांग ली। अरे सरकार तो किसी को डरता ही नहीं, उनका दिमाग कम होता है किंतु ताकत बहुत होता है, और उनको ताकत से जीता नहीं जा सकता, उनको प्रेम से जीता जा सकता है। कहावत जो मैंने कहा सही है क्या नहीं? ऐसा हरियाणा में जाट प्रचुर अच्छे, तो हरियाणा जाटाদের বিষয় বলে जाटाদের दिमाग कम থাকে, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট पंगा যদি जाटेর সঙ্গে নেয় तो घर से बंधु निकाल के रखा है। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बिप्लब देव की जुबान फिसली हो। 2 साल पहले भी बिप्लब देव के बयानों की देश में सियासत में खूब चर्चा हुई थी। कभी महाभारत की लड़ाई के लाइव टेलीकास्ट, तो कभी युवाओं को पान की दुकान खोलने की सलाह देने पर। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे दिख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। और मैकेनिकल इंजीनियर हुए, सिविल सर्विस से जावा उचित ना, सिविल इंजीनियर हुआ उचित, तो सिविल सर्विस का जावा करके सिविल इंजीनियर का इंजीनियरिंग कोर्स का एक्सपीरियंस থাকলে তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সব জ্ঞান থাকে, নলেজ থাকে। চাকরির জন্য ঘুরতে ঘুরতে হয়তো প্রাইভেট টিউশন করছে 2000 টাকা 3000 টাকা ধাক্কা খাচ্ছে, আর 45 বছর 45-40 বছর পর সে বুঝতে পেরেছে যে আমি যদি 10 বছর আগে পানের দোকানে বসে যেতাম তাহলে আমি আজকের দিনে 5 লাখ টাকা মালিক হতাম। देखिए, लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से आधा हिंदुस्तान करारा है। गुजरात से लेकर असम तक बाढ़ से जिंदगी बेहाल है, क्योंकि कई इलाकों में पानी सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक में घुस चुका है। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के हमने आपको दिखाई, किस तरह से बाढ़ और बारिश से ये सब जगह पर लोग बेहाल हैं। आपको सीधा बिहार के गोपालगंज लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता निधि श्री झा वहां से मौजूद है। निधि, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? लगातार बातें तो हो रही, लेकिन लोगों को राहत मिल नहीं पा रही और तस्वीरें और विकराल आ रही हैं। देखिए आदर्श, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त गोपालगंज जिले में मौजूद हूं और गोपालगंज में बूढ़ी गंडक नदी बहती है और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और पिछले लगभग 4-5 दिनों से इस कदर बारिश बढ़ गई है, बारिश लगातार हो रही है कि अब न सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी की बात की जाए बल्कि बागमती हो, कोसी हो, महानंदा हो, ये जो तमाम नदियां हैं इन सभी का रेड अलर्ट से ऊपर बह रही है। अब बूढ़ी गंडक नदी से किन किन जिलों को खतरा है? एक तो गोपालगंज जिले को खतरा है, क्योंकि आज सुबह की अगर मैं बात करूं,
आंकड़ों के मुताबिक तो लगभग 4.5 लाख क्यूसेक पानी बूढ़ी गंडक नदी मतलब वाल्मीकि नगर बैराज से डिस्चार्ज हुआ है और इससे बूढ़ी गंडक नदी के थ्रू इन तमाम इलाकों में आसपास में फैल रहा है। अब दोपहर में हालांकि 4,16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लेकिन वो अब शाम तक बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज जिले में अगर आपको याद हो 2017 में जब बाढ़ आई थी, 2017 में जब बाढ़, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा पीछे का विजुअल्स दिखाएं कि पिछले 2017 में जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त ये हुआ था कि 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बांध टूट गया और वही खतरा इस बार भी मंडरा रहा है गोपालगंज जिले में। हालांकि डीएम ये कह रहे हैं कि मुआयना किया जा रहा है और उस तरीके की स्थिति इस बार नहीं खड़ी होगी, लेकिन इसके अलावा गोपालगंज जिले में जो बाढ़ का पानी है वो कई घरों में और कई गाँव में पहुंच चुका है। और गोपालगंज जिले के बाद अब चलते हैं बागमती जिले में। बागमती नदी के किनारे जो जिले हैं जैसे सीतामढ़ी में क्या है कि पिछले हफ्ते तक बारिश जरूर कम थी और आसपास के लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई थी, लेकिन अभी एक बार फिर से जब जैसे जैसे बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा है, सीतामढ़ी जिले के आसपास के लोगों को भी खतरा मंडराने लगा है। और शिवहर हो, पूर्वी चंपारण हो, मुजफ्फरपुर हो, सारण हो, ये जो तमाम जिले हैं इन सभी जिलों में भी लगातार बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। तो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक नेपाल में बारिश कम नहीं होती है जलस्तर कम नहीं होगा, और जब तक जलस्तर कम नहीं होगा तब तक इन आसपास के जिलों में खतरा जो है वो इसी तरीके से मंडराता रहेगा। आदर्श जी निधि, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। निधि श्रीजा गोपालगंज से मौजूद थी, पूरी जानकारी दे रही थी। और अब आपको अयोध्या लेकर चलते हैं। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एबीपी न्यूज रोज आपको राम मंदिर से जुड़ी एक एक जानकारी दे रहा है और अब वो शुभ मुहूर्त भी आ गया है जब 5 अगस्त को पीएम मोदी के हाथों भूमि पूजन किया जाएगा। 5 अगस्त को दोपहर 12:15 पर पीएम मोदी गर्भगृह पर आधारशिला रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। चांदी की 40 किलोग्राम की श्रीराम शिला स्थापित करके भूमि पूजन शुरू किया जाएगा। और अब वो शुभ मुहूर्त भी आ गया है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। और देखिए, पूरी जानकारी के लिए रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। रणवीर, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन पूजन पाठ कैसे होगा ये 12:15 बजे प्रधानमंत्री के हाथ से नींव जो खुदेगी उसमें पत्थर रखे जाएंगे, 5 ईंटें होंगी और 40 किलो चांदी की शिलाएं होंगी। इसके अलावा जो 11 अलग अलग शहरों के पंडित हैं, जो विद्वान हैं, वो मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ अयोध्या की अगर कुछ गतिविधियां भी आपको पीछे दिखा दूं कि ये विश्व हिंदू परिषद के से जुड़ी हुई श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला है जहां पत्थरों की गढ़ाई का काम चलता है। और आप देखिए, ये सारे पत्थर 1990 से गढ़े जा रहे हैं और सालों से पड़े रहने की वजह से इनमें काई लगी थी, इनकी भी साफ सफाई का काम अयोध्या में शुरू हो गया। यानी कि मंदिर निर्माण में एक तरफ पूजन की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ जो मंदिर निर्माण में उपयोग में आने वाले पत्थर हैं उन पत्थरों की साफ सफाई का काम भी अब तेज हो चुका है। तो पूरी अयोध्या में इंतजार है, तैयारियां चल रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर ब्राह्मण जो हैं वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पूजन पाठ कराने के लिए। काशी विद्वत परिषद से 3 ब्राह्मण आएंगे और साथ ही देश के अलग अलग जो विद्वान हैं वो आएंगे। आपको बताऊं कि 3 नदियां गंगा, यमुना और सरयू, यहाँ का पानी भी लाया जाएगा। और जो ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो प्रमुख हैं 7 जगहों से, वहाँ की मिट्टी भी सरयू से निकालकर और बाकी जगहों से निकालकर लाई जाएगी, नींव में रखी जाएगी और ये सारा कुछ रखकर पूजन पाठ होगा। जो ग्रह हैं सारे ग्रहों का आह्वान किया जाएगा और साथ ही कुछ प्रतीकात्मक देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां भी नींव में रखकर वहां से निर्माण का काम शुरू होगा। और लगभग 3 साल का टारगेट है कि 3 साल में मंदिर बनाना है। तो ये काम 5 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे शुरू हो जाएगा। जी रणवीर, 5 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और क्या कुछ होगा उस दिन वो तो आप बता रहे हैं। तैयारियां उस दिन के लिए कैसे शुरू कर दी गई हैं? क्या कुछ आयोजन समिति है वो क्या कुछ तैयारी कर रही है, ताकि क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और तमाम गणमान्य लोग पहुंचेंगे, बहुत सारे लोग भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, कैसी होंगी तैयारियां? देखिए, कई तरह की तैयारियां हो रही हैं। सबसे प्रमुख तैयारी है सुरक्षा की। प्रधानमंत्री का दौरा है, कोरोना का काल है, ऐसे में भीड़ भी ना हो और साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा, इसके लिए प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा की टीमें हैं वो कुछ टीमें यहां आ चुकी हैं, मुआयना कर रही हैं। दूसरी तैयारियों की अगर हम बात करें, तस्वीरें आप देखते रहिए। वैसे दूसरी तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर जो राम जन्मभूमि का स्थल है उस स्थल पर समतलीकरण का काम हो चुका है, लेकिन सौंदर्यीकरण का काम होगा क्योंकि जब नींव रखी जाएगी वो दिन बड़ा होगा और लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा पूरे कार्यक्रम का, तो वहां भी तैयारियां चल रही हैं। और उसके अलावा जो भी लोग यहाँ आएंगे उन सारे लोगों का निमंत्रण देने का काम किसका होगा, कैसे निमंत्रण दिया जाएगा, कोशिश ये रहेगी कि कोई छूटे भी ना और भीड़ भी इकट्ठी ना हो। तो कई ऐसी चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं, जिला प्रशासन अलग तैयारी कर रहा है, न्यास के लोग अलग तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां फिलहाल शुरू
शुरू हो चुकी हैं 5 अगस्त के लिए, और अब से 2 हफ्ते का समय बचा है, तो इस पूरे 2 हफ्ते अयोध्या में गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जी रणवीर, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रणवीर अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरा अपडेट दे रहे थे। और देखिए, अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा ने मंदिर निर्माण पर बड़ा बयान दिया है। निखिल सोमपुरा ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण 3 से 3.5 साल के बीच पूरा हो जाएगा, यानी कि 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा। मतलब फाउंडेशन मंदिर काम शुरू हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस के लेके करीब 3.5 साल ये मंदिर को, मतलब उसमें 3.5 साल बाद पूरे भारतवर्ष के यात्री वहां जाके भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। नहीं, उससे हम दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये मीटिंग हमारी होती रही। ये पूरे लॉकडाउन 2 महीने ऑलमोस्ट लॉकडाउन रहा, उसके हमारी 4 या 5 वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई दिल्ली से। हम अहमदाबाद से जुड़े थे, ज्यूरी मेंबर्स भी कोई बाहर से हैं, कुछ 2-3 संत लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन उस हिसाब से सबके विचार विमर्श ऑनलाइन 4-4, 5-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, और उस हिसाब से हम लोग घर बैठे, मतलब ऑफिस तो नहीं आ पाते थे, तो घर पे बैठ के ये मंदिर को विस्तार किया गया, नक्शा बनाया गया। नहीं, उससे आपको बताऊं, उससे साधु संतों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया था। खाली जूरी मेंबर्स जो नृपेंद्र मिश्रा जी है, जो बांधकाम समिति के अध्यक्ष बनाए मोदी जी ने, वो और उनकी टीम, हमारी आर्किटेक्चर टीम, ये लोग ही बैठ के ये डिस्कस करते थे। उसमें स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के दिल्ली के, लखनऊ के, वो उनके सीनियर लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, और वो ये सब सोच के ये सब डिजाइन किया गया। स्वागत है आपका न्यूज़ग्राम में। कोरोना से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वे के नतीजे सामने आ गए हैं। जिन लोगों का सीरो सर्वे हुआ है, उनमें 23% लोगों में एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं। यानी जिनका टेस्ट हुआ है, उनमें हर चौथे व्यक्ति के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन गई है। देखिए, कल ही कोरोना से लड़ाई में दिल्ली ने नया मुकाम हासिल किया। करीब 1 महीने के बाद दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1000 से कम नए मामले सामने आए। तो क्या देश की राजधानी में अब कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है? राजधानी दिल्ली में आज कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कल यानी 20 जुलाई को कोरोना के 954 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 27 मई के बाद ये पहला मौका था जब 1000 से कम मामले सामने आए हों। इससे पहले जून और जुलाई में रोजाना 3000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 84.78% है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना के इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट में गिरावट आई है। दिल्ली में कोरोना का डेथ रेट 2.96% और इन्फेक्शन रेट 6% से कम हो गया है। यानी दिल्ली में कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे काबू पाया जा रहा है। टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में सुधार किया है। रोजाना हजारों लोगों का टेस्ट हो रहा है। 24 घंटे में कुल 11,470 मरीजों का टेस्ट हुआ। इनमें 4,177 लोगों का RT-PCR टेस्ट और 7,293 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। इनमें से 954 मरीजों की पुष्टि हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,23,447 हो गया है। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 3,663 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वागत है आपका न्यूज़ग्राम में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में कोरोना विस्फोट पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने नीतीश के सुशासन पर हमला बोला है, और हमला बोलते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अस्पताल वार्ड में लावारिस शव का पड़े होना बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है।